Okay, okay, okay. Coming. Everything is okay. All right. Hello. नमस्ते. This is पंकज केवट. ओवरऑल हमने जो लास्ट रेगुलेशंस देखा था 155 देखा था, ठीक है, जिसमें कि मेंटेनेंस मेंटेनेंस थी ना, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ इंस्टॉलेशंस एमएमबी के बारे में थी. ओके, आज की रेगुलेशंस है हमारी रेगुलेशंस नंबर 56 जाएगी 156, यानी कि मेंटेनेंस है. हाँ, मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशंस ऑफ एमएमबी, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर. ओके, एमएमबी नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ मैकेनिकल वेंटिलेटर, बट वही हो गया बात. इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर. ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एमसीएल ने वैकेंसी निकाला है, बम्पर वैकेंसी निकाला भाई, 600 प्लस वैकेंसीज है ऑलमोस्ट सारे टेक्नीशियन लगा के. ओके, 3 साल या 2 साल के बाद ये वैकेंसी आई है 3 या 2 साल के बाद. अब सोचो कितने स्टूडेंट होंगे. एक तो प्रीवियस स्टूडेंट जिनकी 5 सालों से प्रिपरेशंस थी वो तो है ही है, साथ में जो 3 साल से प्रिपरेशंस है उनकी भी, और करंट जो पास आउट होके निकल रहे हैं उनकी भी. ऑलमोस्ट आई थिंक 2 लाख से प्लस फॉर्म होगा. 5 लाख तक उम्मीद है कि 5 लाख, 2 लाख तो हमें लगता है कि झारखंड में ही हो जाएंगे. क्या झारखंड और कोलकाता बंगाल मिला के 2 लाख तो फॉर्म गिर ही जाएंगे. एनीवेज, हमें अपना सीट रिजर्व करना है, अपना सीट बचाना, अपनी तैयारी सशक्त रखनी है. ओके, थोड़ा बहुत टेंशन हमें भी है. दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट चांस इन कोल इंडिया वैकेंसीज, क्योंकि 3 सालों से कोई वैकेंसीज आई नहीं थी. ऑलमोस्ट मैंने 25 या 27 एज में कंप्लीट किया ओवरमैन, और अभी 30 प्लस चल रहा हूँ, या 30 के अप्रोक्स में, 30 की रनिंग है. तो क्या पता 3 साल के फिर वैकेंसी दे, तब तो मैं बैठ ही नहीं पाऊँ. तो मेरे लिए ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, और बहुत खुशी भी है कि वैकेंसी आ गई. और ये हमारा डू एंड डाई वाली मैटर हो गई है, फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है. ओके, हाँ, इतना उम्मीद है कि बीसीसीएल देने वाली थी वैकेंसी, बट पता नहीं संजोग बोलिए या समथिंग कुछ. एनीवेज, हमें कोल इंडिया से होना है, और क्या बीसीसीएल रहे या ईसीएल रहे. 1 साल की कहीं भी ज्वाइनिंग है, 1 साल की आप तैयारी करो. 1 साल की मतलब जॉब अगर हो जाए कहीं ज्वाइनिंग, तो 1 साल आपको कंटिन्यू वर्क करो. देन आफ्टर अपने होम टाउन या अदर सब्सिडी के लिए अप्लाई करो, हो जाएगी इजी. काफी लंबे समय के बाद ये वीडियो, मतलब क्लासेस वाली वीडियो बन रही है. तो ना, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन. हाँ, सिलेबस को एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. सिलेबस अभी तक आई है नहीं, ठीक है, बट ये आप शुक्रगुजार मनाओ कि 2017 की रेगुलेशन से ही क्वेश्चंस दागे जाएंगे. ठीक है, 2026 वाली जो न्यू रेगुलेशंस आई है वो अभी पारित नहीं हुई है, जिसके कारण वहां से असंभव है कि 2026 से क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं. ठीक है, 2017 ही सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा. जब भी आएगी आई थिंक सिलेबस. हाँ, ओएसएच कोड वो चेंज हुआ, माइंस एक्ट चेंज हुआ है, कुछ नियम कानून चेंज हुआ है, जो कि ओएसएच कोड 2020 में हम लोग पढ़ेंगे. 2020 है या 23 है, जो भी है, मैं अभी उस पर आया नहीं हूँ और देखा भी नहीं हूँ. बट जैसे ही सिलेबस आएगी मेरे को बुक चाहिए, बुक लेनी है और उसको भी धो डालनी है. न्यूमेरिकल के लिए एके गोराई बेस्ट है बुक, समीर दास की भी है, बट एके गोराई. ओके, और मेरे कंसेप्ट से आप लोग लगिए, और क्या,
अगर हाँ, सिलेबस कैसे कवर करें। सिलेबस 3 महीना है अभी आपके पास समय, ठीक है, 3 मंथ है समय आपके। तो सिलेबस कैसे कवर करें, आपको ना सिलेबस कवर करने के लिए सपोज दैट 250 रेगुलेशंस है, तो पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करो रेगुलेशंस की। एक चैप्टर बस अभी रीडिंग करते जाओ, कंटिन्यू हमारे साथ साथ आप अभी रीडिंग करते जाओ, ठीक है। एक हफ्ता में पूरी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। आज हमारी कितनी 5 या 6 दिन होगी, बट बीच बीच में हमारे पास काम समथिंग घर पे हम तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है, इसलिए अदरवाइज रीडिंग करते करते मैं अभी तक कंप्लीट कर देता। ठीक, रीडिंग करने के बाद उसे राइटिंग में आओ, रेगुलेशंस की एक एक पॉइंट एक एक लाइन राइटिंग में करो। ये हो जाएगी 10 दिन में या 5 दिन में। ओके, उसके बाद जब आप पढ़ोगे रेगुलेशंस तब बैठ जाएगी, और जो भी डाटा कलेक्शंस होती है वो डाटा कलेक्शंस करो। कोई भी सेंटेंस समझ में ना आई साइड बुक से देखो, और इसी तरह रेगुलेशंस 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लो। एनीथिंग ऑफ रेगुलेशंस, एनी लाइन्स ऑफ रेगुलेशंस रट जाओ भाई, रट जाओ। और देन आफ्टर रूल्स देख लो, बाकी सिलेबस आ जाएगी, तो फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना। अभी क्या है, रेगुलेशंस को कंटिन्यू रखते हैं, शायद 155 तक ऑलमोस्ट हुआ था ना, तो आज 156 से कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि हमारी भी है ना प्रिपरेशंस, तो हमें भी देखना होगा ना। अच्छा, बाकी हरियाणा और धनबाद ब्रांच वाले जानते ही है, तो बेटर होगा हमसे, बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर हैं, तो आप वहाँ जाके क्लासेस ले सकते हैं। नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि टीचर से हमारे गुरु हैं, और अभी उनके लिए मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाया हूँ कि पर्सनली हमें जाने, ठीक है। तो एनीवेज, क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस कहाँ करनी है कहाँ नहीं, आप कमेंट में बताइए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। हाँ, हमारी लेक्चर्स आप कंटिन्यू देखते रहो, ताकि हो सकता है कुछ ना कुछ आपको, नथिंग इज बेटर देन समथिंग। नाउ रेगुलेशंस 156 रेगुलेशंस 156 में कुछ डाटा बेसिकली है नहीं, 3 डाटा हमेशा रखी गई है, और ये 3 डाटा बहुत मेजर डाटा है। क्या है कि आपको ये सेंटेंस से ही पता चल रहा है, इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस। अगर कोई भी बाइक आप लेते हो, तो भाई मेंटेनेंस चाहिए ना। किसी भी बाइक को परचेस करते हो तो मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस मीन्स क्या, या भाई बाइक है, नट बोल्ट प्लस ब्रेक, सर्विसिंग, ऑयल, इंजन ऑयल, ये सब चेंज करनी होती ना। सेम इट इज, यहाँ भी तो मशीन्स है, तो इसको मशीन्स है तो मशीन्स को मेंटेनेंस करनी चाहिए ना। ग्रीसिंग लगेगी, ऑयल लगेगी मोटर में, फ्री करने के लिए उसमें क्या डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, कभी कभी मोबिल भी डालते हैं, समथिंग जो भी है। तो मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग ये रेगुलेशंस बनाई गई है। ओके, और इसमें जो डाटा दी गई है कि मेंटेनेंस में क्या डाटा है कि एवरी 7 डेज, एवरी 7 डेज में एक डाटा है। एवरी 7 डेज में आपको, मतलब जो भी अटेंडेंट है, खलासी है, पंखा खलासी, फैन अटेंडेंट, उसको ऑक्सिलरी फैन, सॉरी बूस्टर फैन मेंटेन, बूस्टर फैन और एमएमवी को एग्जामिन करना है, जांच करना है, ठीक है। एग्जामिन प्रॉपर मेंटेनेंस करना है। ओके, एवरी 7 डेज में एक बार। इसके बाद जो डाटा है, every mine in which mechanical ventilation in use, the quantity of air should be once at least every 14 days.
हाँ, क्या कह रहा है ना, क्वांटिटीज ऑफ एयर उसको एवरी 14 डेज में आपको एग्जामिन करना है। क्वांटिटीज ऑफ एयर किस डिग्री में, सेकेंड डिग्री में एंड थर्ड डिग्री में। अच्छा, अगर फर्स्ट डिग्री की बात करें तो ये क्वांटिटीज ऑफ एयर एवरी 30 डेज हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री में एवरी 30 डेज। ओके, तो और कुछ इसमें डाटा और कुछ है नहीं, इतना ही है। 156 14 डेज 7 डेज 30 डेज। ओके, अब चलिए थोड़ा डीपली एक एक सेंटेंस को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेटर इन एवरी below ground coal mines where a booster or auxiliary fan is electrically driven, the drive motor unless is to be constructed, installation operated and maintained as to prevent the risk of open sparking and shall be placed in a return airway। हाँ, क्या कह रहा है ना कि जो भी बूस्टर फैन है, ऑक्सिलरीज फैन है, वो ऐसे आप उसको कंस्ट्रक्शंस ऐसे बना के रखिए या फिर इंस्टॉलेशंस ऐसे करके रखिए या फिर ऑपरेट ऐसे कीजिए या फिर मेंटेनेंस ऐसे कीजिए। कंस्ट्रक्शन कीजिए, इंस्टॉलेशंस कीजिए, ऑपरेट कीजिए या मेंटेनेंस ऐसे कीजिए कि भाई कोई भी हमें रिस्क ना हो, किसके अकॉर्डिंग रिस्क ना हो, किसी भी थिंग्स से अकॉर्डिंग रिस्क ना हो, ना पंखे की हो, ना माइंस की हो, ना हमें, ना जान, ना माल। ठीक है, लेकिन स्पेशली एक डाटा यहाँ मेंटेन किया गया कि रिस्क ना हो, किससे, स्पार्किंग से, चिंगारी से रिस्क ना हो। ओके, और जो भी ऑक्सिलरी और बूस्टर फैन की बात हो रही है, एमएमबी की नहीं, ऑक्सिलरी और बूस्टर फैन कभी भी रिटर्निंग एयरवेज के प्लेस में नहीं रखना है, रिटर्निंग एयरवेज प्लेस में नहीं रखना है, समझे। ये माइंस है, यहाँ से हवा इनटेक कर रही है, दो माउथ होती है ना, और यहाँ से बाहर हो रही है। पिलर यहाँ है पिलर यहाँ है, समथिंग पिलर है, चारों तरफ पिलर बना हुआ है। हवा यहाँ से आ रही है, ऐसे घूमते घूमते सारे को हवा पहुंचाते आउट कर रही है। तो जो भी ऑक्सिलरी फैन है या फिर बूस्टर फैन है, वो इस रास्ते से ना हो, आउट रिटर्निंग एयरवे के रास्ते में ना हो, बूस्टर और ऑक्सिलरी फैन। ओके, देन आफ्टर द इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ एवरी mechanical ventilator and booster fan shall be supervised and controlled by a competent persons appointed of this purpose। कह रहा है कि जो भी इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस करेंगे फैन की, किसी भी प्रकार की फैन की, यहाँ कोई नाम स्पेशली मेंटेन नहीं किया गया है, किसी भी मैकेनिकल वेंटिलेटर की इंस्टॉलेशंस करेंगे या फिर मेंटेनेंस करेंगे, किसी एक कॉम्पिटेंट पर्सन की निगरानी में करेंगे और उसको अपॉइंट इसलिए किया जाएगा ताकि मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशंस की हो सके। एक अपॉइंट करना है, और कौन करते हैं अपॉइंट तो भाई अपॉइंट मीन्स डिप्यूट करना। डिप्यूट कौन करेंगे? कॉम्पिटेंट पर्सन को डिप्यूट हमेशा मैनेजर करते हैं, ठीक है। और मैनेजर को डिप्यूट कौन करते हैं? ओनर या एजेंट। ओके, देन आफ्टर ए कॉम्पिटेंट पर्सन्स appointed for maintenance of mechanical ventilator and booster fan shall be at least every 7 days examine every mechanical ventilator booster fan in use and shall be recorded the result of such examinations in bond page book kept for the purpose, and serious defect relieved by such examinations shall without delay be brought to the notice of the manager। ओके, क्या कह रहा है ना कि और जो बंदा अपॉइंट है या फिर
ऑक्सिलरी फैन हो या एमएमवी हो या फिर बूस्टर फैन हो। ऑक्सिलरी फैन की बात नहीं रखी गई है, मेंटेन किया है मैकेनिकल वेंटिलेटर की यानी कि एमएमवी की और बूस्टर फैन की। इसके लिए हमें एक बंदा को अपॉइंट करना होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन्स को अपॉइंट करना होता है, ठीक है। और किस लिए? मेंटेनेंस करने के लिए। और वो बंदा प्रत्येक 7 डेज में एक बार फैन वेंटिलेटर को या बूस्टर फैन को प्रत्येक 7 डेज में एक बार एग्जामिन करेगा, ठीक है, कि भाई कोई भी दिक्कत है क्या, और दिक्कत है तो उसको बीपी में मेंटेन करेगा, मैनेजर के पास जाएगा, साइन वाइन करवा के उसको सब चीज रिपोर्ट देगा और सही करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी नो पर्सन शॉल बी स्टार्ट स्टॉप रीस्टार्ट रिवोक और एनी वे अल्टर रिपेयर इंटरफेरेंस विद एनी वेंटिलेटर or booster fan except by own or written authority by the of the manager or other official authorized in written behalf the। कह रहा है ना कि इमरजेंसी के अलावे मतलब अगर इमरजेंसी में तब आप फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी किसी की जान जा रही है तो तुरंत पंखा बंद कर सकते हैं, बट अगर इमरजेंसी नहीं है तो कोई भी पंखा को टच नहीं करेंगे। नो पर्सन शॉल बी स्टॉप रीस्टार्ट रिवोक एंड और एनी वे लेटर रिपेयर और इंटरफेरेंस ऑफ द। ओके, कोई बंदे को इजाजत नहीं है सिवाय इमरजेंसी के कंडीशंस में। और जो भी ऑथराइज पर्सन्स बन के आते हैं या डिप्यूट किए जाते हैं वो मैनेजर की बिहाफ में करते हैं। ओके, द रिटर्न अथॉरिटी रिफर्स टू द अंडर रेगुलेशंस फॉर शॉल बी clearly specify the conditions under which a ventilator or booster fan shall be started, stopped, or restarted, the period which it can be stopped, and produce to remove, repair, alterations, or interference such fan। हाँ, क्या कह रहा है ना कि रेगुलेशंस 156 के .4 के अकॉर्डिंग बिना रिटर्न अथॉरिटी के कोई भी बंदे वेंटिलेटर या फिर बूस्टर फैन को ना तो स्टॉप करेगा, ना स्टार्ट करेगा, ना स्टॉप करेगा और ना रीस्टार्ट करेगा। ओके, द पीरियड फॉर विच इट कैन बी स्टॉप एंड द प्रोसीड्यूर फॉर द रिमूवल, रिपेयर, अल्टरनेशंस और इंटरफेरेंस विद सच फैन। ओके, particular of every alterations and every stoppage, including any stoppage beyond control, together with the durations thereof, shall be recorded by the competent persons appointed under this regulation one page book for the purpose। देखो कह रहा है ना कि कोई भी अल्टरेशंस या कोई भी स्टॉपेज या इंक्लूडिंग या स्टॉपेज बियॉन्ड कंट्रोल टुगेदर विद द ड्यूरेशन देयरऑफ शैल बी रिकॉर्डेड। कोई भी अल्टरेशंस मतलब समझते हो कि अगर बूस्टर फैन इस पॉइंट में है, हमें इस पॉइंट में करनी है, तो प्लेस जो चेंजिंग हो गया ना, यही अल्टरेशंस बोला जाता है। तो कोई भी अल्टरेशंस या फिर एवरी स्टॉपेज इंक्लूडिंग स्टॉपेज बियॉन्ड कंट्रोल टुगेदर विद ड्यूरेशंस देयरऑफ शैल बी रिकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। और जो भी स्टॉपेज है ये सब सारे रिकॉर्ड करेंगे कौन? कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। रिकॉर्ड मतलब अगर यहाँ हमारा क्या है, चार्ट बना हुआ है एमएमबी को लेके, तो क्या डाटा है उसमें सारे रिकॉर्ड करने होते हैं। प्रोवाइडेड
और जहाँ रीजनल इंस्पेक्टर डाटा दे कि भाई आपको यहाँ भी आपको डाटा मतलब जहाँ रीजनल इंस्पेक्टर सजेस्ट करे कि यहाँ से भी हमें एयर क्वांटिटीज चाहिए कि कितनी हवा की मात्रा आ रही है, तो उसको भी आपको डाटा में सेव करके रखना है। ओके, then after the measurement referred in a clause A shall be entered in the bond page book में मेंटेन करेंगे, provided that in a non-fiery sim or gaseous sim of the first degree it shall be sufficient to take air measurement once in every 30 days। ये जो हम लोग बात कर रहे थे ना सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में एवरी 14 डेज में हमें क्या करना है, क्वांटिटीज मेजरमेंट करना है, ठीक है। बट फर्स्ट डिग्री के केस में हमें एवरी 30 डेज में कर सकते हैं। एक्चुअली माइक हो गई थी ऑफ, मतलब बैटरी हो गई थी डाउन, इसलिए बीच में आवाज हो गई थी स्टॉप। द मेजरमेंट रेफर्स इन दी सब रेगुलेशन एट शॉल बी taken and recorded whenever system of the ventilation alternate substantially affect to the likely effect of ventilation of the man। वो भी आपको मेजरमेंट रिकॉर्ड करना अगर कोई भी अल्टरेशंस करते हैं। Every such ventilations or fan shall be charge of competent persons appointed for the purpose who shall be not intern in the other additional duties may be interference duty in charge of ventilations or fan as the case may be। Every such ventilations or fan shall be in charge of a competent person appointed for the purpose। हाँ, ये लिखा गया है ना कि जो भी वेंटिलेटर और फैन है वो क्या करेंगे ना कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन्स के चार्ज में होंगे और वो उनके अपॉइंटमेंट में रहेंगे, ठीक। फॉर द पर्पस हु शैल बी इंटर विद दी एंड अदर एडिशनल ड्यूटीज। ओके, तो ये रेगुलेशंस कंप्लीट हुई और 157 158 थोड़ी हल्की है तो उसको भी अभी ही कर रहे हैं। 2 मिनट रुकिए, मेरे को पानी पीना है। ओके, अब वो रेगुलेशंस किस में आ गए हम लोग, 157 स्टैंडिंग ऑर्डर में। 157 स्टैंडिंग ऑर्डर भाई अच्छे से लिखना। स्टैंडिंग ऑर्डर समझ रहे हो क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट की, ठीक है। क्रिकेट में क्या होता है ना कि सपोज डैट एक स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार किए जाते हैं बैटिंग के लिए, ठीक है। बैटिंग भाई अगर विराट कोहली आउट हुआ तो थर्ड नंबर में कौन जाएंगे, थर्ड नंबर आउट हुआ या थर्ड या फोर्थ नंबर में विकेट गई तो फिफ्थ नंबर कौन जाएंगे। तो सीरियली जो स्टैंडिंग ऑर्डर बनाई जाती है वो क्रिकेट के दरमियान में। और माइंस में क्या स्टैंडिंग ऑर्डर होती है, माइंस में कि भाई कोई भी मशीनरीज कोई भी टूल्स आई तो कैसे उसको रन करवाना है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर बनती है। और स्टैंडिंग ऑर्डर कौन बनाते हैं, मैनेजर, ठीक है। बनाते हैं कोई भी, अगर आप ऑपरेटर हो, ठीक है, मिल के समझ लो कि 5-6 ऑपरेटर है,
4 इंजीनियर है और 10 सर्विस देने वाला है, मेंटेनेंस में है। ठीक है, तो ये बंदे भाई लोग क्या करेंगे, और सपोज दैट इसमें मैनेजर भी इंक्लूड है। ठीक है, तो बंदे क्या करेंगे कि कोई भी मशीनरीज आई आपके पास, मशीनरीज आई तो इसको भाई कैसे रन करना है, कैसे रन करना है। सपोज दैट ये आया तो कैसे रन करना है, कहाँ से स्टार्ट होगी, कितनी ढलान में जाएगी, क्या ब्रेक लगानी है, कब पेडल छोड़नी है, या कब एक्सकवेशन, कब मेंटेनेंस, कब ये सारा स्टेप बाय स्टेप लिखी जाती है। ठीक है, और बनते हैं तो सारे अपने ही कंडीशंस व्यू पॉइंट रखते हुए, ठीक ना। लेकिन रेगुलेशंस क्या कहता है कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर है वो कौन बनाते हैं, मैनेजर। ओके, और मैनेजर भाई वर्ल्ड कप अगर जीतती है तो जो कप मिलता है, कप किसे मिलता है, कैप्टन को, पूरी टीम को कप मिलती है ना। ठीक है, लेकिन उस टीम को डील कौन करता है, एक पर्सन जो कि होता है कैप्टन। तो समझ लो सारे क्रेडिट कैप्टन की ही क्रेडिट जाती है, कैप्टन ही सब चीज ओके मैनेजमेंट करता है। और किसी भी टीम को जिताना एक कैप्टन होनी चाहिए, हर फील्ड में कैप्टन होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिशियंस में है तो एक बेस्ट लीडर होनी चाहिए, अगर किसी वर्किंग में हो तो वो किसी वर्किंग टीम में एक बढ़िया बंदा जो गाइडलाइंस प्रॉपर और उसमें सक्षम हो सही डिसीजन लेने का, रिजल्ट देने का, तो हर फील्ड में होता है। ठीक है, तो यहाँ भी मैनेजर हमारा कैप्टन है। टीम लॉस की तो मैनेजर की बात, मतलब अगर टीम लॉस हुआ तो हैंडल कौन करेगा, कैप्टन। टीम अगर विनिंग हुई तो श्रेय किसका जाएगा, कैप्टन को। टीम अगर खराब हुई तो भी श्रेय जाता है कैप्टन को। ओके, वहाँ आप जवाब देनी है। एनीवेज, तो यही स्टैंडिंग ऑर्डर। द मैनेजर ऑफ एवरी माइंस इन विच ए मैकेनिकल वेंटिलेटर अदर देन एन ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल शॉल बी सबमिट विदिन 30 days of installation to the regional inspector. Standing order specified by the actions shall be taken respect with the withdrawal the all persons from the mines or part thereof, event stoppage और ventilations। हाँ, क्या कह रहा है ना कि मैनेजर ऑफ एवरी माइंस in which mechanical ventilator other than an auxiliary fan is installed। अगर कोई भी MMV इंस्टॉल होती है, MMV या मैकेनिकल वेंटिलेटर इंस्टॉल होती है किसी भी माइंस में, तो क्या करेंगे, कौन, मैनेजर क्या करेंगे कि एक रिटर्न ऑर्डर देंगे विद इन 30 days में। 13 days विदिन है या बिफोर है, विदिन है, विदिन ए पीरियड 30 days नोटिस देंगे किनको, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस की सर हम अपने पास MMV इंस्टॉल किए हुए हैं, ये रहा आपका नोटिस। बशर्ते ऑक्सिलरी फैन, ऑक्सिलरी फैन मतलब चलती फिरती फैन मान लो, वो दूध भात मान लो। ओके, और उसके बाद क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर स्पेसिफाई द एक्शंस दैट शैल बी टेकन विथ रिस्पेक्ट विथड्रॉल ऑफ पर्सन्स फ्रॉम द माइन और पार्ट देयर ऑफ इवेंट ऑफ स्टॉपेज ऑफ वेंटिलेशंस। और जितने भी एसओपी नहीं, स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी है वो भी आपको दर्शाना है उस नोटिस में। ओके, द रीजनल इंस्पेक्टर में बी ऑर्डर इन रिटर्न अप्रूव द स्टैंडिंग ऑर्डर रेफर्ड इन सब रेगुलेशंस 1 either they submitted to him which with such addition alterations he think fit in the standing order approval of the sub information agreement। अगर रीजनल इंस्पेक्टर को किसी प्रकार का त्रुटि लगी, कुछ दिक्कत लगा इंस्टॉलेशंस के दरमियान या समथिंग में स्टैंडिंग ऑर्डर में, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ए कॉपी ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर इंग्लिश and other local language understood by the majority of persons employed in the mine shall be displayed at the conspicuous place in the mine both above the below ground। भीड़ भाड़ एरिया में एक स्टैंडिंग ऑर्डर लिखी जाएंगी जो कि
लोकल लैंग्वेज में, यानी कि मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज अगर आपके पास खोटा ज़्यादा चल रहा है, बंगाली ज़्यादा चल रहा है, तो बंगाली में खोटा चल रहा है तो खोटा में, बट खोटा की उतनी प्रायोरिटी देते नहीं है, सब हिंदी ही लिखते हैं। हाँ, बंगाली वाले बंगाली में लिखवा लेते हैं। ओके, तो हो गई रेगुलेशन 157। अब 158 भी देख लेते हैं, स्प्लिटिंग एंड एयरवेज। स्प्लिटिंग एंड एयरवेज, इसको कंप्लीट करना है 160 तक और जल्दी करना है। इसमें ओनली वन डाटा है 30 दिन, विद इन 30 दिन मैनेजर इनको RIM को। ओके, अब वो 158 स्प्लिट एंड एयरवेज, 158 स्प्लिट SPLITS एंड क्या है एयरवेज। स्प्लिट एंड एयरवेज, स्प्लिट मतलब तोड़ना या टूटना, एयरवेज मतलब हवा की डायरेक्शन। For the purpose of ventilations, every mine shall be subdivided into such a number of district or split to as ensure the separate current of fresh air in made available in every district or split। क्या कह रहा है ना कि for the ventilations, proper ventilations, अगर ये पिलर है, आपका पिलर है, पिलर आ गया। अभी तो छोटी माइन दिख रही है ना, समझ लो बहुत लंबी माइन से, बड़ी माइन से, ठीक है। तो क्या 1 mm हमने लगाया है, पंखे को लगाया है, ठीक है। ये पंखा हवा दे रहा है दैट माइंस में। अगर हम स्प्लिट ऑफ एयरवेज नहीं करें तो पंखा क्या होगा, हवा आएगा, इंटर करेगा, इंटर करेगा, इंटर करेगा, इंटर करेगा और यहाँ से फैल जाएगा। या तो कुछ हवा इधर जाएगा, कुछ हवा इधर जाएगा, कुछ हवा नीचे भी जा सकता है, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे कहीं भी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। स्प्लिट हुआ, यहाँ पे स्प्लिट हुआ, हवा टूटा और चारों तरफ बटा, लेकिन क्या ये प्रॉपर तरीका है स्प्लिट करने का? नहीं। हो सकता है कि हवा एक ही डायरेक्शन में आके ज्यादा प्रेशर रहे तो डायरेक्ट सीधा सीधा चला जाए, इधर घूमे ही नहीं, इधर भी नहीं घूमे, तो ये तरीका नहीं है। अब तरीका को हम लोग बनाते हैं, स्प्लिट ऑफ हवा कैसे करते हैं। अगर यहाँ मेन इनटेक है तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश क्लोथ दे देते हैं या वेंटिलेशन स्टॉपिंग देते हैं, ठीक है। टेम्पोररी स्टॉपिंग और परमानेंट स्टॉपिंग, वेंटिलेशन स्टॉपिंग। ये क्या होता है, नॉट लेस देन 25 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। ये कब, जब आपकी कच्ची स्टॉपिंग बनी हो, ठीक है। अगर आप पक्की सीमेंटेड वाली करते हैं तो उसमें नॉट लेस देन 15 सेंटीमीटर होता है। ये डाटा आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो यहाँ भाई हमने क्या लगा दिया, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, यहाँ भी वेंटिलेशन स्टॉपिंग लगा दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ से हवा एंटर करेगी तो यहाँ से फिर रिटर्न आएगी, यहाँ भी जा नहीं पाएगी, तो ये हवा किधर जाएगी, इधर को जाएगी, ठीक है, इधर को जाएगी। अब हमने क्या करना होता है कि जितनी हवा यहाँ आ रही है उतनी हवा एज ए जो भी डाटा मेंटेन होती है 6 मीटर के ऊपर पर पर्सन के हिसाब से जाना चाहिए। तो ये जो हवाएं हैं ना, हवा स्प्लिट करते करते सपोज डेट हमें यहाँ लानी है, तो जितनी यहाँ शुद्ध हवा है उतनी तो आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब गैलरीज को हम लोग एज ए बांट देते हैं कि ये हो गई वेंटिलेशंस ए,
डिस्ट्रिक्ट बता, ये हो गया वेंटिलेशन ए, जिसको डिस्ट्रिक्ट ए बोलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट में बांटे और एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ ऐसे बांटे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बांट दिए। बांटने से क्या होता है, हमें प्रॉपर तरीके से पता चलता है कि कितनी हवा कितनी जा रही है वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में। और ओके, तो ये इतनी पिलर आ गई वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, और ये एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट हो गई। अब क्या करना है कि अगर हवा हमें यहाँ भेजना है तो यहाँ स्टॉपिंग करेंगे, यहाँ भी स्टॉपिंग करेंगे। आएगी हवा कहाँ, यहाँ आएगी। यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ एक स्टॉपिंग करवा के, इधर भी स्टॉपिंग करवा के, अब यहाँ डायरेक्ट हवा को स्प्लिट कर दीजिए। तो स्प्लिट करने का तरीका वेंटिलेशन स्टॉपिंग और प्रॉपर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट या फिर माइंस को डिस्ट्रिक्ट में पैनल में डिवाइड करना होता है। डिवाइड करते हैं, ओके। देन आफ्टर द इनटेक एयर शॉल बी अरेंज सो बी ट्रेवल अवे फ्रॉम द स्टैग्नेंट वाटर। और जो भी इनटेक है वो हमें ऐसे अरेंज करके रखने होते हैं कि भाई 9:40 हो गया यार, कि स्टैग्नेंट वाटर मतलब कि देख लेना, STAGNANT spelling. In every ventilation district there shall be provided two independent intake airways on which shall be used in traveling। हाँ, क्या कह रहा है ना कि एवरी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, अगर ये मेरा एक डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें क्या है ना कि ऐसे हम लोग टू इंडिपेंडेंट इंटेक बनाएंगे कि जो ट्रैवलिंग रोडवे है हवा उधर से ही बहते हुए आए। यानी कि अगर ये हमारा इंटेक है तो यही हमारा ट्रैवलिंग रास्ता होना चाहिए, ट्रैवलिंग रास्ता में इनटेक हवा बहनी चाहिए। एवरी कनेक्शन, अच्छा इसमें एक पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट इफ द रीजनल इंस्पेक्टर इज सेटिस्फाइड द कंप्लायंस विथ these regulations not reasonably practicable, he may be ordered and returned subject to such condition he specified the grant exemptions from the provision thereof। हाँ, रीजनल इंस्पेक्टर को अगर सेटिस्फाई नहीं है आपकी प्लान या फिर आपकी जो वेंटिलेशन या फिर आपकी जो स्प्लिटिंग हवा करने का तरीका अगर पसंद नहीं आया, वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो क्या करेंगे, दिशा निर्देश देंगे कि भाई ऐसे ऐसे नहीं करो, ऐसे ऐसे करो, बेस्ट रहेगा। ओके, देन आफ्टर एवरी कनेक्शंस बिटवीन ए मेन इनटेक एंड मेन रिटर्न एयरवे shall until no more required has been sealed off, provided at two doors space whenever one door is open the door can be closed, stop the ensure the last door will close provided any such connection which is not required shall be effectively sealed। okay, कह रहा ना द कनेक्शंस बिटवीन मेन इनटेक एयरवेज और मेन रिटर्न एयरवेज, उसमें क्या होता है कि वेंटिलेशन डोर बनाई जाती है, ठीक है, और हमेशा 2 डोर बनाई जाती है। ओके, कि अगर एक डोर हम लोग जस्ट इंटर किए तो हो सकता है आप देखे होंगे या फिर गए होंगे माइंस में, सपोज दैट ये मेन इनटेक, ठीक है, तो हमेशा 2 डोर बनाए जाते हैं। मान लीजिए एक डोर हमने यहाँ बनाया, ठीक है, या फिर इसको ऐसे करो, ये इधर की वर्किंग सारा चीज हो चुकी है, स्टॉप, इधर भी स्टॉप, और हमें एंटर करना है, ठीक है, ये इतना रास्ता बचा हुआ है। तो सपोज दैट यहाँ सीमेंटेशन से हमने क्या किया, ब्लॉक किया यहाँ भी, तो 2 डोर बनाना है, एक डोर इस पे और एक डोर इस पे। अगर किसी दरमियान ये हवा, सपोज ये हवा इधर से आई, हम लोग डोर ओपन किए तो ये तो ओपन हुआ तो इसके साथ साथ हवा यहाँ भी आ जाएगी ना। अगर ये भी डोर ओपन रहा तो फिर ये हवा रिटर्न इधर यहाँ भी आ जाएगी, और इसी में कुछ गैस रहा तो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो 2 डोर इसलिए रखते हैं कि अगर हम यहाँ एग्जामिन करने जा रहे हैं या फिर समथिंग कुछ करने जा रहे हैं तो एक दरवाजा अगर हम खुला रखते हैं, खोल के घुसते हैं ना, तो हवा भी घुसती है, तो
यहाँ तक हम घुसे तब तक ये हवा यहाँ तक घुस गई। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे तो यहाँ तो हवा इतना ही तक है। अब तो होने वाली हवा तो अब यहाँ सब घुल मिल गई, और जो भी हवा है तो इतनी है नहीं कि पूरी प्रेशर्स में रोटेट करे और यहाँ घुस जाए या डैमेज करे कुछ समथिंग। तो आराम से आप इस दरवाजे को खोलिए और इधर से एग्जामिन करिए, या जो भी करना कर लीजिए। और इधर जब एग्जामिन कर रहे हैं तो ये जो भी हवा है यहाँ यहीं तक स्टॉप रह जाएगी, क्योंकि ये दरवाजा खुला है, ये तो बंद है ना। इसलिए एवरी इनटेक और मेन रिटर्निंग में दो दरवाजे ये सब समझ। एनीवेज, नेक्स्ट इन केस ऑफ डाउट, सॉरी एवरी कनेक्शन, हाँ कंप्लीट हो गई। अब रेगुलेशंस नंबर 159, ब्रेक्टिस डोर्स स्टॉपिंग एंड एयर क्रॉसिंग। 159 ब्रेक्टिस क्लॉथ जानते हो क्या? एक प्रकार के ऐसा सूती बोले या कोई ऐसा कपड़ा बोले जिसमें आग नहीं लगती है, हवा क्रॉस नहीं होती। इज लाइक वो कैसी दिखती है, सूती बोरे जैसा। 159 थोड़ा इंक डाल लेता हूँ क्योंकि 160 नहीं करेंगे, 160 कभी करेंगे। इंक डालने की जरूरत है यार। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ ना, क्लास थोड़ी जल्दी ले रहा हूँ ना। कोई नहीं, एग्जाम है इसलिए, और जल्दी में है डाटा। हम्म, 159 क्या है? ब्रेटिस डोर स्टॉपिंग एंड एयर क्रॉसिंग। ब्रेटिस का BRATTIC, ब्रेटिस डोर DOR, डोर स्टॉपिंग STOPPING, स्टॉपिंग एंड एयर क्रॉसिंग। एयर क्रॉसिंग पता है कैसे बनता है, कहाँ बनाया जाता है भाई? ताकि इनटेक और रिटर्न एक दूसरे को मिले नहीं। ओके, ये भी पढ़ेंगे बाद में, अभी फिलहाल जल्दी में। देयर शॉल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन इन एवरी माइन सच नंबर एयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग रोड ब्रेटिस एंड अदर डिवाइस as may be adequate ensure compliance with the provision number 153। यानी कि क्या है, वेंटिलेशंस 153 स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस है ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी नॉर्म्स बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग कहाँ गई है भाई 153? बहुत आगे आ गए क्या? हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी है, ठीक है, उस नॉर्म्स को पूरा करते हुए, उसको देखते हुए हमें क्या करना है, इतना प्रोवाइडेड मटेरियल करवा देना है कि कोई भी दिक्कत ना हो। देयर शॉल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन इन एवरी माइन सच नंबर ऑफ एयर क्रॉसिंग स्टॉपिंग डोर्स ब्रेटिस एंड अदर डिवाइसेस। ओके, in case of any doubt as to be adequacy of such ventilation device, it shall be referred to the chief inspector for the decision। अगर किसी प्रकार का डाउट है मटेरियल में, या हाँ भाई 10 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ब्रेटिंग्स क्लोज यहाँ लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, किसी प्रकार का डाउट है तो डिसीजन के लिए चीफ इंस्पेक्टर को आप नोटिस भेजेंगे या डिसीजन के लिए रेफर करेंगे। द स्पेस बिटवीन द फ्रेम ऑफ एवरी वेंटिलेशन डोर एंड रूफ एंड साइड ऑफ द रोडवे शॉल बी बिल्ट अप विद इन मैंसूरी और कंक्रीट नॉट लेस देन दी 25 सेंटीमीटर इन थिकनेस। वेंटिलेशन डोर जब भी बनाते हैं एंड द रूफ एंड साइड्स ऑफ द रोडवे शॉल बी बिल्ट अप मैंसूरी और कंक्रीट वाली बात मैंने बताया था ना, कि अगर हवा को मोड़नी होती है तो वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, और ये स्टॉपिंग कितनी जाती है, अगर कंक्रीट और सीमेंटेड की है तो नॉट लेस देन दी 15 सेंटीमीटर,
और अगर कच्ची वाली है तो कच्ची वाली मतलब सिर्फ ईंटें की है तो नॉट लेस देन दी 25 सेंटीमीटर, यही है ना। हाँ, इन थिकनेस। मेंसुरी और कंक्रीट की जो भी थिकनेस होगी वो नॉट लेस देन दी 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और आरसीसी रेनफोर्स सीमेंटेड वाली जो होगी वो नॉट लेस देन दी 15 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है? मेंसुरी ऑफ कंक्रीट, ओके, आरसीसी जिसको हम लोग बोलते हैं। पीसीसी रोड, सीमेंटेड वाली रोड को हम लोग गांव देहात में पीसीसी बोलते हैं, इसमें आरसीसी भी होती है उसी तरह। और ये सिविल इंजीनियर वाले आपको अच्छे से बता पाएंगे, फुल फॉर्म देखना है तो नेट में देख लेंगे। ओके, एवरी वेंटिलेशन डोर शॉल बी सेल्फ क्लोजिंग एंड व्हेनेवर इज ओपनड इट शॉल बी क्लोज्ड सून पॉसिबल एंड व्हेन नॉट बी प्रॉपर फिक्स्ड टू रिमेन ओपन। हाँ, क्या कह रहे हैं ना, जो भी वेंटिलेशन डोर बनाएंगे वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जानी चाहिए। अगर हम इंटर कर रहे हैं तो इंटर हो जाने के बाद ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाएगी। ऐसा आपको डिजाइनिंग बनानी है, सेल्फ क्लोजिंग। अच्छा, एंड सॉल्व बी नॉट प्रॉपर फिक्स्ड और रिमेन ओपन। हाँ, जब तक उसको प्रॉपर तरीके फिक्स्ड नहीं करे तब तक वो ओपन ही रहे। Next, if the ventilation door is required to be frequently kept on the for the passage of men or material, there should be thoroughly every working shift a door attendant at the door। हाँ, क्या कह रहे हैं ना कि जो वेंटिलेशन डोर होंगे जहाँ किसी को मेन या मटेरियल हमें ट्रांसपोर्ट में लाना है या पार करनी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वेंटिलेशन डोर के सामने एक डोर अटेंडेंट की अपॉइंटमेंट की जाती है। डोर अटेंडेंट रहता है ताकि दरवाजा खोले बंद करे, उसकी उतना ही दरबारी होता है ना, गेट कीपर। If a door is not in use, it shall be taken off the hanging and placed in such position that shall be not cause obstructions to the air current। अगर कोई भी डोर, सपोज दैट ब्रिटिश क्लॉथ की हमने डोर बनाई, ठीक है, और टेम्पररी है, तो क्या करना है ना कि अगर वो डोर जब तक काम में लाना है तब तक डोर है, अगर जब काम में नहीं लाना है तो उसको खोल करके ऐसे जगह पे रखे जहां से वेंटिलेशन या किसी भी प्रकार का हानि ना हो। Every stopping between the main intake and main return airways shall be constructed of masonry or bricks or concrete without reinforced not less than the 25 सेंटीमीटर। अगर कोई भी हम लोग वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं तो विदाउट रेनफोर्स्ड वाली, अगर विदाउट रेनफोर्स्ड वाली अगर बनाते हैं तो वो नॉट लेस देन दी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर रेनफोर्स्ड वाली बनाते हैं तो नॉट लेस देन दी 15 सेंटीमीटर की थिकनेस होनी चाहिए। या दीवार, सिंपल में ये दीवार बना रहे हैं वेंटिलेशन स्टॉपिंग करने के लिए या स्प्लिटिंग या जो भी करने के लिए, तो जो दीवार है अगर ईंट की बनी हो तो दीवार की जो थिकनेस है वो कम से कम नॉट लेस देन दी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर रेनफोर्स सीमेंटेड हो, रेनफोर्स सीमेंटेड मतलब किसको बोलेंगे रेनफोर्स सीमेंटेड, अरे सीमेंट की जो ईंटें बनती है ना वो शायद बोला जा सकता है, या फिर पक्की, ये हो गई ना कच्ची ईंटा, तो अगर रेनफोर्स सीमेंटेड वाली पक्की हो तो उसमें नॉट लेस देन दी कितनी 15 सेंटीमीटर थिकनेस होनी चाहिए। ओके, गेट, ओके, और कुछ है नहीं। इन केस ऑफ द माइन हैविंग प्रॉब्लम or fire spontaneous heating along which the working of coil seam degree 2 and degree 3 of gasiness,
The chief inspector may be ordered in the subject such condition. He may be explained required contractions, explosion, proof ventilations, stopping between the intake and return airways and such other places specified. अगर किसी दरमियान थर्ड डिग्री और सेकंड डिग्री में स्पॉन्टेनियस हीटिंग आ गई, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मजे से देखो, ये हमारा गोप है और इसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग आ गई है। अब यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा है, हीट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है और गैसेस छोड़ रहा है। तो भाई यहाँ हमें तुरंत क्या करना है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनानी है। और वो कैसे बनती है, वेंटिलेशन एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वो कैसे बनती है ये देखिए। ये तो गैलरी हो गया, इधर तो सारा सील पैक हो गया इधर, ठीक ना। तो एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग जो बनती है वो देखिए कैसे बनती है। ये गैलरी, ये सारा पैक हो गया नीचे। तो इसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, एक दीवार खड़ा करते हैं, ठीक है, दीवार खड़ा करते हैं। क्या डायमेंशन, यही डायमेंशन जाएगी। रेनफोर्स्ड है तो 15 और विदाउट रेनफोर्स्ड है तो ये एक दीवार हो गई। फिर इसके बाद 4.5 मीटर का डिस्टेंस में फिर एक और दीवार खड़ा करेंगे। इसका क्या डाटा जाएगा, सेम इट इज, ओके। और जो यहाँ बीच का जो स्पेस है ना, इसमें क्या बोलेंगे, भर देंगे इनकम्बस्टिबल मटेरियल, इनकम्बस्टिबल मटेरियल जैसे कि बालू, बालू भर दीजिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ से जो भी हीट होगा ये यहीं चलेगा, यहाँ तक आएगा, धीरे धीरे बालू में शांत हो जाएगा और कोई भी गैस इधर उधर, ओके। ये होता है एक्सप्लोजन प्रूफ वेंटिलेशन। एवरी स्टॉपिंग इन यूज, every stopping in use shall be kept accessible for the inspection, okay। कोई भी स्टॉपिंग बना रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे कीप करेंगे कि एसेसिबल हो, वहाँ जाके हम इंस्पेक्शंस कर सके, डाटा ले सके, रेटिंग ले सके, कलेक्शन कर सके। The partitions and walls of every air crossing shall be not less than 25 centimeter in the thickness and construct masonry and container ये इधर 15 centimeter, okay। Every air crossing ventilation stopping door practice cloth shall be maintained in every working order and good repairs, okay। Every air crossing ventilation stopping and door practice shall be maintained in every good conditions and repair होनी चाहिए। अगर खराब है तो उसको चेंज करवाई। A competent person shall be once at least every 14 days examine every air crossing airways ventilation stopping door shall be recorded result in the bond page book and kept for the purpose shall be signed in the same date of the signature। जो भी है आपको सारा रिकॉर्ड करना है एवरी 14 डेज में, एवरी 14 डेज में रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है बॉन्ड पेज बुक में, ओके। किनको करना है, कॉम्पिटेंट पर्सन को, जिनके लिए अपॉइंट की गई है। तो 159 कंप्लीट, ऑलमोस्ट आज ही यहीं कंप्लीट करते हैं। रेगुलेशन 160 वेलोसिटी ऑफ एयर करंट, कहाँ कितना हवा जाएगा वो देखेंगे, कितनी वेलोसिटी से जाएगी। तो आज की डाटा में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज की डाटा हम लोग क्या क्या देखे हैं 156 से वो एवरी 7 डेज में हमें एग्जामिन कर लेना एमएमबी को या बूस्टर फैन को, और एवरी 14 डेज में क्या क्वांटिटीज ऑफ एयर को एग्जामिन करना है। देन आफ्टर नॉन गैसिफायरी में फर्स्ट डिग्री है तो 30 डेज में एग्जामिन करना है, ओके। 157 में डाटा देखें कि 30 डेज में कोई भी एमएमबी इंस्टॉल करते हैं, अब बूस्टर फैन इंस्टॉल करते हैं तो विद इन 30 डेज में हमें रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजना होता है, ओके। उसके बाद 2 इनटेक और 2 डोर होना चाहिए। ब्रिटिश क्लोथ 2 डोर होना चाहिए, लेकिन अभी जो सेफ्टी कमेटी जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो हुई थी ना, उसमें बात रखी गई है 3 डोर बनाने की। तो अभी आई नहीं है रेगुलेशन, जब आएगी तब देखेंगे, अभी 2 ही मान के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश क्लोथ स्टॉपिंग एयर क्रॉसिंग, जो भी डाटा है यही है। मैंसूरी कंट्री हो तो रेनफोर्स्ड वाली हो तो ये डाटा जाएगी, और विदाउट रेनफोर्स्ड है तो ये डाटा जाएगी। और कुछ हाँ, जो भी एयरवेज क्रॉसिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग ये सब है एवरी 14 डेज में एग्जामिन करना है। तो रेगुलेशंस कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे 160, ओके। एग्जाम आ रहा है भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हमें भी पढ़ने दो। वीडियो अब इसी तरह बनेगी भाई, इतनी आपको बता के या इतनी एग्जाम्पल समझा के नहीं, क्योंकि एग्जाम आने वाली है और रेगुलेशंस भी चेंज होने वाले हैं,
ठीक है, तो नेक्स्ट रेगुलेशन जब पढ़ेंगे मज़े से पढ़ेंगे, फिलहाल एग्ज़ाम निकालना है, क्वालिफाई करना है। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई, आज की यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन 560। थैंक यू, हैव ए गुड डे।